काली डायन। ये एक बहुत ही पुरानी बात है, जब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। ये कहानी भी एक कुएं से जुड़ी हुई है, जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। तो आखिर वो औरत डायन कैसे बनी, कैसे इस कुएं का पानी विष बन गया? चलिए साथ मिलकर कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक औरत थी जिसका कोई बच्चा नहीं था। वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। वो लोग कहते थे कि अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। लेकिन वो मुखिया की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है। वो बातों ही बातों में उस मुखिया की पत्नी का हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वो बोली, आपको कैसे पता बाबा? तभी बाबा ने कहा, मैं हस्तरेखा में निपुण हूँ और हाथ देखकर हम ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तभी मुखिया की पत्नी बोली, अच्छा तो ये बताइए ना कि मुझे बच्चा कब होगा? बाबा ने कहा, देखो पुत्री, भगवान ने तुम्हें बच्चा तो नहीं दिया है, पर मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। ध्यान से सुनो। अमावस की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दो जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोते हुए तुम्हें ये कहना है, हे प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो, और देख लेना तुम्हें अवश्य एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने ही देवरानी के लड़के की बलि दे दी और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ गई। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया है, तो ये बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वो नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी किसी व्यक्ति ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उस बच्चे के सिर को धड़ से जोड़ा और फिर उसे नदी में बहाने की सलाह दी। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया और उस बच्चे की लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया होगा ये सब? आखिर ये सब कैसे हुआ? सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया अपने घर पहुंचा तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वो पहले तो अपने पति को ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे अभी ही उसे भी मार डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और ये जानकर तुम्हें और भी ज्यादा खुशी होगी कि हमारा पुत्र इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी ऐसी हंसी सुनकर, उसकी बातें सुनकर मुखिया से रहा ही नहीं गया। उसने सोचा, ऐसी पत्नी के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं इसे जान से मार डालूं। और गुस्से में वो अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए तलवार लेने के लिए चला गया। वो पूरे घर में तलवार को ढूंढने लगा, पर उसे तलवार नहीं मिली। जब वो अपनी पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी के सारे कपड़े खून से लथपथ थे और वो तलवार भी वहीं पड़ी थी और उस पर खून लगा था। वो ये सब देखते ही समझ गया कि ये सब कहीं न कहीं उसकी पत्नी ने ही किया है और पुत्र प्राप्ति के लिए उसने उसके भाई के लड़के की ही बलि दे दी है। अब मुखिया को बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अब मैं इसे जान से मार दूंगा, लेकिन अगर मैंने इसे अभी मारा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे। ये सोचते हुए वो मुखिया वहाँ से चला गया
और उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी बहुत सारी घटना होने लगी। कभी किसी की गाय मर जाती, कभी किसी को मार डाला, कभी किसी को, और उनके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े रहते, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। किसी दिन कुत्ते की लाश मिलती, तो किसी दिन बछड़े की, तो कभी किसी की बकरी मर जाती, और सबको मारने का तरीका वही था। इस तरह की घटनाओं से सारा गांव परेशान था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वो जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। बहुत ही ज्यादा काली रात थी वो। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। कहीं न कहीं मुखिया समझ गया कि वो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं चलकर ये देखूं कि आखिर मेरी पत्नी जाती कहाँ है। वो उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी के ही गाय का बछड़ा कटा हुआ पड़ा है और उसके धड़ को वो औरत खींचकर पीपल के पेड़ की ओर ले जा रही है। उसकी लाश को वहाँ रखकर उसकी पत्नी ने फिर से वो शब्द दोहराए, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया ये सारी चीजें पास ही के एक नीम के पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। तभी एकदम से मुखिया देखता है कि 4 काली परछाई वहाँ प्रकट हुई और देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, और उनकी आंखें भी ऐसे चमक रही थी जो अंदर ही अंदर खौफ पैदा कर रही थी। इतना ज्यादा भयानक दृश्य उस मुखिया ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी वो देखता है कि वो चारों आत्माएं और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। ये सब कुछ देखकर मुखिया के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। अब उसे पूरा पक्का यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी एक डायन है। तभी अचानक मुखिया ने सुना कि वो लोग कुछ बात कर रहे थे। उन 4 आत्माओं में से एक आत्मा ने कहा, बस 3 दिन बाद फिर से अमावस है और उस दिन हमारी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तब हम तुम्हें हमारी सारी शक्तियाँ सौंप देंगे और उसके बाद तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम इस पूरे गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। जब मुखिया ने ये सब कुछ सुना तो वो जाकर गांव वालों को जगाने लगा और उन सब से कहने लगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी का कारण एक डायन है। ये सब कुछ एक डायन की वजह से हो रहा है। और उसने सबसे कहा कि तुम अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज हम सब मिलकर उस डायन का अंत कर देंगे। और सब भागते हुए उस पीपल के पेड़ की ओर चल दिए। जब सारे गांव वाले वहां पहुंचे तो अचानक से वो चारों साए गायब हो गए, लेकिन वो डायन वही खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के होश उड़ गए और वो वहीं रुक गए। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं है, डायन है डायन। और ये बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागने लगी और भागते भागते न जाने कब वो एक कुएं में जाकर गिर गई, लेकिन उसकी साड़ी ऊपर ही अटक गई। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन सारे गांव वालों ने कहा कि इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, इसे इसी तरह लटकने दो, चिल्लाने दो। और मुखिया की पत्नी इसी तरह चिल्लाती रही, लेकिन सारे गांव वाले बस उसका तमाशा देख रहे थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, अरे कोई तो मेरी सहायता करो। पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब वो बार बार बस यही कह रही थी कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को अगर मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुम लोगों ने मुझे, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये काली डायन क्या क्या कर सकती है। तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। इसी तरह चीखते चिल्लाते हुए आखिरकार मुखिया की पत्नी मर गई। 2 दिन तक उसकी लाश बस यूं ही कुएं में लटकती रही। तीसरे दिन अमावस की रात थी। उस दिन की रात के बाद उसकी लाश का कुछ पता नहीं चला कि आखिर उसकी लाश कहाँ गई, जबकि पूरा कुआं बिल्कुल सूख चुका था।
अब उस बात को काफी वक्त गुजर चुका था। धीरे धीरे लोग उसके बारे में भूलने लगे। कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाजें आती है और वहाँ वही सारी बातें सुनाई देती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए भी तड़पा दूंगी। कभी रात में जोर जोर से मंत्रों की आवाजें आने लगती। अब उन गांव वालों में से एक व्यक्ति ने कहा कि जब तक उस काली डायन का शरीर जल नहीं जाता तब तक उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का पानी अचानक से सूख गया। अब वो लोग परेशान होने लगे। धीरे धीरे गांव के सभी कुओं का पानी सूखने लगा, लेकिन जिस कुएं में वो काली डायन मरी थी वो कुआं पानी से भर गया। ये आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता कि उसी ने ये सब कुछ किया हो। कुछ लोग कह रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस बात को तो बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ से आएगी। और ये सोचकर कुछ गांव वाले कहने लगे कि अब हम इसी कुएं में से पानी खींचकर पी लिया करेंगे, क्योंकि गांव के सिर्फ इसी कुएं में पानी है। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा कि चलो चलकर पानी खींचते हैं, और जैसे ही वो लोग कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में पानी ही नहीं था। ये देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर पानी कहाँ गया। कल रात तक तो यहाँ पानी था। तभी उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कहा था ना, पानी के लिए भी तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था ना तुम लोगों ने। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर कहने लगी, मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब तो गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अब उनके पास धीरे धीरे पानी पूरी तरह से खत्म होने लगा था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब गांव वालों के पास पानी खत्म हो गया तो अब उन्हें दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण उनके गांव के सारे कुएं सूखने लगे थे। तभी अचानक उस दूसरे गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और उन्हें कहा कि आज तो वो काली डायन तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन अगर मैंने तुम गांव वालों की मदद की तो क्या पता वो हमारे गांव में आकर हमें परेशान करने लगी, तो हम तुम्हारे कर्मों की सजा क्यों भोगे। अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम अपने दुखों को भोगो और यहाँ से चले जाओ, और आज के बाद हमारे गाँव में कभी कदम भी मत रखना, हम तुम्हें अब पानी नहीं दे सकते। और इतना कहकर दूसरे गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया। तभी अचानक जिस कुएं में वो काली डायन मरी थी उस कुएं में कभी कभार पानी आ जाता और कभी अचानक उसमें से पानी गायब हो जाता। जब गांव वाले प्यास से बहुत ज्यादा परेशान होने लगे तो कुछ लोगों ने उस कुएं में से पानी खींचकर पी लिया, और जैसे ही उन्होंने उस पानी को पिया तो उनका शरीर पूरी तरह से सड़ने लगा। किसी को चरम रोग हो गया तो किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर कुछ लोगों ने तो उस कुएं को छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की दशा बहुत ज्यादा खराब होने लगी। गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में जैसे मातम सा छा गया था। दूसरे दिन सुबह उस गांव में एक बाबा आता हुआ नजर आया। सभी गांव वालों ने उस बाबा को आते हुए देखा और सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। तभी बाबा ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। फिर बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मेरे शिष्य की भी आवश्यकता होगी। कल मैं अपने शिष्य के साथ यहाँ फिर से आऊंगा। आप लोग धैर्य रखिए और मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कल अवश्य वापस आऊंगा। ये कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही वो बाबा अपने शिष्य के साथ उस गांव में पहुँचे। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, जाओ कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा, सुनो तुम्हें इस कुएं के बिल्कुल अंदर तक जाना है और तुम ही उस काली डायन का अंत करोगे। लेकिन हाँ, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें इस कुएं की बिल्कुल गहराई तक जाना है, मतलब इस कुएं के तल तक पहुंचना है। और ध्यान रहे, ये काम तुम्हें सूरज डूबने से पहले ही खत्म करना होगा, क्योंकि दिन के डूबते ही
बुरी आत्माओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बात और, तुम्हें सबसे पहले उस काली डायन के बाल काटने हैं, जिससे वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। और जब वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए, तब ये खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें इससे उसे मार देना है और उसके बाद तुम्हें उसके शरीर को जला देना है। तब तक मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य सब कुछ समझ गया, लेकिन तभी कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा, इस कुएं में तो पानी है, फिर उसकी लाश आप कैसे जलाओगे? तभी बाबा ने कहा, कुएं के तल में पानी नहीं है, वहाँ पर वो अपना एक घर बनाकर रह रही है। गांव वालों को बाबा की आधी ही बात समझ आई। फिर बाबा ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और उसके बाद बाबा ने अपने शिष्य से कहा, अब तुम बिल्कुल भी देर मत करो और जल्दी से कुएं के अंदर जाओ। इधर वो शिष्य धीरे धीरे कुएं के अंदर जाने लगा और यहाँ बाबा बाहर मंत्रों से यज्ञ करने लगे। तभी उसके शिष्य ने देखा कि अंदर तो काफी बड़ा खंडहर था और कहीं से जोर जोर से मंत्रों की आवाज़ें आ रही थी। और जैसे ही वो बिल्कुल अंदर जाकर देखता है, तो बाल बिखरे हुए एक औरत आग जलाकर बैठी थी और कुछ मंत्रोच्चारण कर रही थी। जैसे ही वो शिष्य उसके पास पहुंचा, तो उस काली डायन को पता चल गया कि कोई तो यहाँ आया है। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उस शिष्य ने कहा, मैं गांव वालों की तरफ से आया हूँ, मुझे मेरे गुरु ने भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो काली डायन जोर जोर से हंसने लगी। तू मुझे मारेगा या तू खुद मरेगा? तो जैसे साधारण मनुष्य को उन गांव वालों ने भेजा है मुझे मारने के लिए? देख, मेरी दुश्मनी उन गांव वालों से है, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। तभी उस शिष्य ने कहा, अच्छा, तुम मुझे मारोगी या मैं तुम्हें मारूंगा? ये बात मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो इस गांव को छोड़कर और इस कुएं को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। इतना कहकर वो शिष्य उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एकदम से वो काली डायन गायब हो गई। लेकिन उस शिष्य को अब भी उस काली डायन की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो दिखाई नहीं दे रही थी। अब शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे वो नजर ही नहीं आ रही थी, तो आखिर वो उसे कैसे मारेगा। तभी अचानक शिष्य के पीछे से एक जोरदार वार हुआ और उसका सिर दीवार से जा टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। तभी उसी बेहोशी की हालत में उस शिष्य को अपने गुरु की आवाज सुनाई दी, तेरे पास इतनी शक्ति है, तू उस काले डायन को देख सकता है, अपनी शक्तियों का उपयोग कर और तुझे सब कुछ नजर आने लगेगा। अपने गुरु की बातें सुनकर शिष्य को दोबारा हिम्मत आने लगी और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जैसे ही देखना चाहा, तो उसे वो काली डायन दीवार से छुपी हुई नजर आ गई और अब उसे उसके लंबे बाल भी नजर आ रहे थे। और तभी उस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आई और उसने झट से उस काली डायन के बाल काट दिए और उसे मारने के लिए जैसे ही खंजर उठाया, तो वो उस शिष्य के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, देखो, तुम्हारे पास तो हथियार है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कृपया करके मुझे छोड़ दो। और वो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि बाल कटने की वजह से अब उसकी सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई थी। तभी अचानक उस शिष्य को न जाने क्यों उस डायन पर दया आने लगी। उसने सोचा, अगर ये माफी मांग रही है तो इसे छोड़ देता हूँ ना, क्यों मारूं मैं इसे। तभी अचानक उस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आती है, उन गांव वालों का दुख याद आता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये पूरे गांव वालों को मार देगी। और ये सोचते हुए ही उसने बिना देर करते हुए उस खंजर से उस डायन को मार दिया और उस अग्नि कुंड में उसके शरीर को जला दिया। अब उस डायन की आत्मा चीखती चिल्लाती हुई कहने लगी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, और उस कुएं के ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने उस काली डायन की आत्मा को देखा तो वो सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए। डर के मारे सभी कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उसकी आत्मा को बाहर जाते हुए देखा। तभी बाबा ने कहा, देखो, अब तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब वो तुम लोगों का कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और तभी वो शिष्य भी कुएं से बाहर आ गया। सभी गांव वाले उस शिष्य के चरणों में गिर पड़े और उसे कहने लगे, अगर आज आप नहीं होते
तो पता नहीं हम सब लोगों का क्या होता। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम सब खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का धन्यवाद दिया। और तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। अब तो गांव वाले खुशी से झूम उठे और उसके बाद उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गोल्ड सिनेमा वो सबसे पुराना और सबसे मशहूर सिनेमा था। संदीप की वहाँ क्लीनिंग स्टाफ में रात को ड्यूटी लग गई थी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद संदीप को वहाँ की कुछ बातें अजीब सी लगती थी। रात की ड्यूटी के लिए वो इकलौता स्टाफ था और रात को उस शिफ्ट में ज्यादा कुछ काम भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे 3 गुना सैलरी मिल रही थी। इसीलिए उसने ज्यादा कुछ सोचे बिना उस नौकरी को ले लिया। जब रात को काम करते हुए उसे 1 महीना हो गया तो रात के 11 बजे के बाद उसका एक रूटीन बन गया था। वो लास्ट शो के बाद टैग ऑपरेटर से कहकर लास्ट की मूवी रीप्ले करवाता था और वो मूवीज को अकेले बैठकर देखता रहता था और साथ में वो उस स्थान की सफाई भी कर देता था। लेकिन अपनी रात की पहली ड्यूटी से ही संदीप को मूवी देखते समय बीच में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। तो कभी कभी उसकी सीट अपने आप पीछे हो जाती थी और कभी कभी तो संदीप को ऐसा लगने लगता था कि कोई उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठकर मूवी देख रहा है। शुरुआत में तो संदीप को इन सब चीजों से बहुत डर लगता था, लेकिन बाद में मानो उसे आदत सी पड़ गई थी। इन सब चीजों से उसका कोई मजाक ना बनाए, इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। एक रात 1:30 बजे जब सब निकल चुके थे, तब संदीप टैग ऑपरेटर के रूम में चाय लेकर गया, लेकिन उसने वहाँ किसी को नहीं देखा। उसके बाद संदीप ने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। बाद में संदीप लास्ट सीट पर जाकर बैठ गया और वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद सिनेमा हॉल में एक जोरदार चीख गूंजी। उस आवाज को सुनकर संदीप एकदम से जाग गया, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत अलग हुआ, क्योंकि वो चीख स्क्रीन से आ रही थी। तब संदीप को ऐसा लगा कि टैग ऑपरेटर ने मूवी चला दी होगी और उसे पता ही नहीं चला होगा, और उसने सोचा कि वो ये मूवी देखकर आराम से चला जाएगा। मूवी देखते देखते संदीप को वो चीख फिर से सुनाई दी। तब तक संदीप को आदत सी हो गई। उसे लगा कि ऐसे ही कोई चीख रहा होगा मूवी में। उसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से तड़प रहा है। उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब संदीप को थोड़ा अजीब सा लगा और संदीप फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसके बाद उसके आगे वाली सीट पर उसने किसी व्यक्ति को बैठा हुआ देखा और अचानक फिल्म स्क्रीन बंद हो गई। डरते डरते संदीप ने उस आगे बैठे व्यक्ति को आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी संदीप ने उस व्यक्ति के कंधे को छुआ और जैसे ही उसका हाथ उस आदमी के ऊपर पड़ा, संदीप बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि अब वो व्यक्ति अचानक से पीछे मुड़कर संदीप को देखने लगा और उसकी वजह से संदीप की चीखें निकल गई। उस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। संदीप अचानक से खड़ा हो गया और उस हॉल से जल्दी बाहर जाना चाहता था। वो भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके पैर एक जगह से हिल भी नहीं रहे थे। वो अपने पैरों को देखकर बहुत ज्यादा ही डर गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने हाथों से संदीप के पैर पकड़ रखे थे। कुछ अजीब से चेहरे उसके सिर को पकड़कर चबा रहे थे। संदीप को जो चीखें सुनाई दे रही थी, अब वो उस हॉल के अंदर गूंजने लगी।
उसे ऐसा लगा कि ये सारी चीखें उसी की ओर आ रही है। संदीप अब सुन्न पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। देखते ही देखते हॉल के अंदर संदीप को वैसे ही बहुत सारे लोग दिखाई देने लगे जैसा व्यक्ति उसके आगे बैठा था, और अब वो सारे व्यक्ति संदीप की ओर आगे बढ़ने लगे। वो लोग संदीप के शरीर को छूने लगे, लेकिन संदीप कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था। तभी अचानक से एक व्यक्ति ने संदीप का नाम लेकर पुकारा, जिससे उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने हॉल का डायरेक्टर खड़ा था। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। जो संदीप को हॉल के अंदर व्यक्ति दिखाई दे रहे थे वो सब गायब हो चुके थे। स्क्रीन के ऊपर सिर्फ फिल्म चल रही थी, मगर संदीप पसीने से भीगा हुआ और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तब अचानक से हॉल के डायरेक्टर ने उसे शांत करवाया। डायरेक्टर ने बताया कि जब मैं हॉल में आया तो संदीप पूरा झटपटाया हुआ सा लग रहा था। फिर संदीप ने सारी घटना डायरेक्टर को बताई। तब डायरेक्टर ने उसे कहा कि आपने कुछ बुरा सपना देख लिया होगा। संदीप ने सोचा कि हाँ, शायद मैंने कोई बुरा सपना ही देखा होगा। फिर संदीप अपने घर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने कांच में अपने आप को देखा तो उसके पूरे शरीर को नोच रखा था। ये सब कुछ देखकर संदीप अब पूरी तरह समझ गया कि उसने जो कुछ भी देखा वो कोई बुरा सपना नहीं था। गोल्ड सिनेमा से घर पर जाते जाते उसने देखा कि सुबह के 5 बजे एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर चाय बेच रहा था। संदीप उस चाय वाले व्यक्ति के पास गया और उसने उसे सारी घटना बताई कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ समझ गया और उस बूढ़े व्यक्ति ने संदीप को बताया कि आज से 30-40 साल पहले उस हॉल के अंदर आग लग गई थी और उसी के अंदर कई सारे लोग जलकर मर गए थे। तब से कुछ लोगों का मानना है कि गोल्ड सिनेमा के अंदर करीबन 40 व्यक्तियों की आत्मा भटक रही है। संदीप से पहले उस सिनेमा हॉल में ड्यूटी करने के लिए जो भी लोग आते थे वो सब अपनी ड्यूटी को छोड़कर भाग गए थे। संदीप ने जैसे ही ये कहानी सुनी उसने भी वो नौकरी वहाँ से छोड़ दी। संदीप को लगा कि उस रात वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया है। उसके साथ हुई ये दिल दहला देने वाली घटना को संदीप अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी। मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 4 साल पहले हुई थी। मैं अपनी पत्नी के साथ शिमला जा रहा था। हम चंडीगढ़ से होते हुए शिमला की तरफ जा रहे थे। सड़कों से होते हुए जैसे ही पहाड़ी इलाका शुरू हुआ, ये देखने लायक तो था, लेकिन गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही थी। शायद मैंने कभी पहाड़ों पर गाड़ी नहीं चलाई, इसी कारण मुझे डर सा लग रहा था। समय भी शाम का था, तो ऐसी शाम पहाड़ों को देखकर अजीब सा लग रहा था। पहले तो मैं गूगल मैप की मदद से गाड़ी चलाता रहा, लेकिन बाद में नेटवर्क भी जा चुका था। अब मुझे गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। साइन बोर्ड को देखकर मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मिनटों में जैसे वहाँ बादल से आ गए। हल्की हल्की आंधी भी चल रही थी, तो अब सड़क देखने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। वहाँ और भी कई गाड़ियाँ जा रही थी, तो मैं भी उनके पीछे ही चल पड़ा। एक सफेद गाड़ी आगे जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। कोई साइन बोर्ड नहीं आ रहा था, इस कारण पता भी नहीं चल रहा था। मैं बार बार अपने फोन को देख रहा था, कहीं तो नेटवर्क आ जाए तो पता चले कि हम जा कहाँ रहे हैं। तभी हवा का एक झोंका सा आया, जिसके साथ बहुत सी मिट्टी थी। जब मिट्टी हटी, आगे वाली गाड़ी शायद आगे निकल गई। मैंने गाड़ी तेज करनी चाहिए ताकि मैं उसके पीछे जा सकूं, पर आगे तो कोई गाड़ी थी ही नहीं।
अब बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो गया था। मैं भी थक गया था। यहाँ रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई होटल या रेस्टोरेंट। मैं रुकना चाहता था, लेकिन कुछ आए तभी मैं रुकू ना। ये सड़क भी बहुत अजीब सी लग रही थी। कहीं मैं गलत मोड़ तो नहीं ले आया था। मैं अपनी पत्नी गरिमा से भी यही कह रहा था। गरिमा भी यही कह रही थी कि आराम से चलाओ, आगे जाकर कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। और तभी आगे हमें एक होटल नजर आया। इस होटल का नाम था इरशाद होटल। ये बहुत ही पुराना सा होटल लग रहा था, लेकिन फिर भी देखने में काफी साफ सुथरा था। आसपास और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने भी अपनी गाड़ी वहीं रोक ली। हम दोनों होटल के अंदर गए तो वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। वो लड़की 20 से 25 साल की लग रही थी। उसने मुस्कुराकर हमें हेलो कहा। हम दोनों ने भी उसे हेलो कहा। उसके बाद मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि हम शिमला से कितने दूर हैं। उस लड़की ने पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद उसने कहा, शायद आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। ये हाईवे से अलग है, लेकिन ये रास्ता भी आगे मेन रोड पर लगता है, लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है। अच्छा यही होगा कि आप सुबह यहाँ से जाए। मैंने गरिमा की तरफ देखा। मैं उसका जवाब जानना चाहता था। उसने भी अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। एक 3 मंजिला इमारत थी और फर्स्ट फ्लोर पर हमें एक कमरा दिया गया। ये होटल पुराना था, इस कारण इसका बंदोबस्त ठीक ठाक था, लेकिन साफ सफाई का ध्यान पूरा रखा गया था। हमारी मजबूरी थी यहाँ पर रुकना, लेकिन उस लड़की ने हमसे एक रात का किराया ज्यादा नहीं लिया। एक रात का किराया और डिनर का रेट बहुत कम था, तो हमें बुरा भी नहीं लगा। हमने डिनर किया और गाड़ी से एक छोटा सा बैग निकाला और अपने कमरे में आ गए। हम दोनों कमरे में बैठकर बस बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और मैं अंदर आ गया। मैं सोच रहा था शायद साथ वाले कमरे से कोई होगा। थोड़ी देर बाद दोबारा किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने बाहर जाकर देखा तो फिर से बाहर कोई नहीं था। पास वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई कमरे के बाहर से शरारत कर रहा है। मुझे अब गुस्सा भी आने लगा, लेकिन मैं अंदर आ गया। काफी देर तक ऐसे ही शांति रही, लेकिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर कौन है जो हमें परेशान कर रहा है। मैं बाहर गया और उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन मैं दरवाजा खटखटाए जा रहा था। मैं जानना चाहता था कि कौन है जो इस तरह मुझे परेशान कर रहा है। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं सीधा रिसेप्शन पर गया। वहाँ पर वही लड़की बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, बार बार कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, हमें तंग कर रहा है। वो शायद मेरे बाजू वाले कमरे से है। वो लड़की मुस्कुराई और उसने कहा, सर वहाँ से कोई नहीं आ सकता। तो मैंने गुस्से में कहा, उसी कमरे से होगा, मुझे आवाज भी आई थी। लेकिन वो लड़की कह रही थी, वहाँ पर कोई नहीं है सर। मुझे पूरा शक था कि वो उसी कमरे से था, तो मैं उस लड़की को वहाँ पर ले गया। उस लड़की के पास उस कमरे की चाबी थी। उसने मेरे सामने वो कमरा खोला तो मैं हैरान था। वो कमरा तो अंदर से टूटा हुआ था। वहाँ पर इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि कोई अंदर जाता तो पैरों के निशान छपे होते, जैसे हमारे पैरों के निशान उस मिट्टी पर छप गए थे। मैं खुद हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने खुद इस कमरे से आवाज आती हुई सुनी थी, मुझे पूरा यकीन है। अब मैंने उससे कहा, देखो इस कमरे से नहीं तो दूसरे किसी कमरे से आया होगा वो, पर वो हमें परेशान कर रहा है, मैंने कहा ना तुमसे। अब वो लड़की फिर से मुस्कुराने लगी। उसने कहा कि उस सुनसान रास्ते पर तो कम ही लोग आते हैं, कभी कभार कोई रास्ता भटक कर आ जाता है। आपके सिवा इस पूरे होटल में कोई नहीं है सर। इस बात को सुनकर मैं खुद बहुत हैरान था कि सच में ये सड़क वीरान है, यहाँ पर कोई नहीं आता होगा। लेकिन हमारा दरवाजा तो किसी ने तो खटखटाया ही था। लेकिन
उस लड़की का बस एक ही जवाब था कि आपके सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। अब मैं क्या कह सकता था। मैंने उससे यही कहा कि तुम भी तो यहाँ हो। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और गुड नाइट बोलकर चुपचाप वहां से चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया। गरिमा मुझसे पूछ रही थी, क्या हुआ, कौन था वो? तो मैंने कहा, गरिमा, हमारे सिवा इस होटल में कोई है ही नहीं। वो भी हैरान हो गई। हम लोग बैठकर बस यही सोच रहे थे। मैं खुद यही सोच रहा था, क्या ये हमारा भ्रम हो सकता है? आवाज तो हम दोनों ने सुनी थी। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा जैसे बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं और हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे हैं, जिसे हम लोग सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक हमारे दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही बातें कर रहा है। मैंने फुर्ती दिखाई और मैं फटाफट दरवाजे के पास पहुंच गया। वो आवाज 2-3 लोगों की लग रही थी और मैं उन्हें क्लियरली सुन भी सकता था। वो कुछ बातें कर रहे थे। मैंने फुर्ती से दरवाजा खोला। मैं देखना चाहता था कि हमारे सिवा यहाँ पर और कौन मौजूद है, लेकिन मैं हैरान हो गया। फिर से सामने कोई नहीं था। ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। बाहर कोई नहीं था। ना तो वहां से कोई भागा, ना ही कहीं छिपा। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने से वो लोग गायब कैसे हो सकते हैं? मैंने फिर से दरवाजा बंद किया और मैं अंदर आ गया। गरिमा भी सिर्फ चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी और अब मैं भी बहुत हैरान था। मैं बस बैठकर ये सोचने लगा कि तभी फिर से बाहर से आवाज आई, जैसे किसी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये आवाज होटल के पीछे से आई थी। हमारे कमरे की खिड़की से होटल के पीछे वाला भाग साफ नजर आता था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर देखा तो पीछे हाईवे नजर आ रहा था। एक आदमी था जिसकी गाड़ी शायद थोड़ी सी टकरा गई थी। उसने अपनी गाड़ी चेक की, हमारी तरफ देखा, उसके बाद उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। मैं तो हैरान था कि पीछे हाईवे है। ये बात उस लड़की ने हमें बताई क्यों नहीं? अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं यहाँ रुकता ही नहीं। सामने की सड़क छोटी थी, लेकिन पीछे ही तो हाईवे था। मैंने गुस्से में गरिमा से कहा, चलो यहाँ से। हम दोनों नीचे आ गए और मैंने उस लड़की से कहा, तुमने हमें झूठ क्यों बोला? पीछे ही तो हाईवे है, हम उस रास्ते से जा सकते थे ना। वो लड़की फिर से मुस्कुराने लगी। उसने कहा, सर, आपको कोई गलती हुई होगी। यहाँ पीछे कोई हाईवे नहीं है। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा, चलो मेरे साथ। मैं उसे होटल के पीछे से घुमाकर ले गया। गरिमा भी मेरे साथ ही थी। जैसे ही हम होटल के पीछे पहुंचे तो सच में वहाँ कोई हाईवे नहीं था। अब तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं बहुत हैरान भी था, क्योंकि वहाँ पर एक खाई थी। मैंने दूर तक टॉर्च मारी, लेकिन वहाँ तो बस एक गहरी खाई थी और ये होटल उसके ऊपर पहाड़ी पर बना था। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। ये कैसा भ्रम हो रहा था? अब तो गरिमा भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल अब आ रहा था, क्या ये होटल भूतिया है? अगर ऐसा है तो कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैं यहाँ नहीं रुक सकता था। मैंने गरिमा से कहा, गरिमा, गाड़ी में बैठो। और वो लड़की अभी भी हम दोनों को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। अब उसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। हम तुरंत गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। उस लड़की ने हमसे एक सवाल भी नहीं पूछा। वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन हम अब वहां नहीं रुक सकते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रास्ता ज्यादा खतरनाक है या ये होटल। मैं बस गाड़ी चलाता जा रहा था। मेरी गाड़ी की रफ्तार कम थी, पर फिर भी मैं बस चलाए जा रहा था। तभी मेरी गाड़ी की हल्की सी टक्कर हुई। मेरी गाड़ी रुकी तो ये हाईवे था। मैं हैरान था, हम हाईवे पर कब आए? अभी तो सड़क थी। मैं गाड़ी से बाहर आया और मैंने गाड़ी को आगे से देखा तो शायद हल्की सी खरोंच आई थी। और जैसे ही मैंने सड़क की एक तरफ देखा तो वहां पर वही पुराना होटल था।
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे कमरे के पीछे से दिखाई दे रहा था। ये होटल का पीछे वाला हिस्सा था। अब मेरी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसा महसूस करते। जब मैंने होटल की पहली मंजिल पर देखा तो वहां पर खिड़की पर लाइट जल रही थी और जैसे मेरे जैसा ही कोई लड़का मेरी तरफ देख रहा था। मैंने घबराहट में गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मैं डर से पागल हो रहा था और गरिमा इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो तो सदमे में चली गई। आगे हमें शिमला का साइन बोर्ड दिखा जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पर था। हम जल्द से जल्द अब शिमला पहुंचना चाहते थे, लेकिन दिमाग में बस वही होटल चल रहा था। मैंने इस बात को जिसे भी बताया, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। मुझे नहीं पता कि आप लोग भी यकीन कर पाओगे या नहीं, लेकिन सच मानिए ये मेरा भ्रम नहीं था, ये हकीकत था। आप खुद सोचिए, अगर आप दीपक की जगह होते और आपके साथ ये सब कुछ हुआ होता तो आपको कैसा लगता। चलिए, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ऐसी ही और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।